खबरें विस्तार से। आज शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। कई अहम प्रस्तावों पर इस दौरान मुहर लगेगी। बुधनी में मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है और इसकी लागत आएगी तकरीबन 714 करोड़। प्रदेश में बुधनी में पहला ऐसा तहसील मुख्यालय होगा जहां मेडिकल कॉलेज खुलेगा। इसके अलावा सरकारी हेलीकॉप्टर बेचने पर भी फैसला हो सकता है। तो आज शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक। बुधनी में मेडिकल कॉलेज को लेकर मुहर लग सकती है, ये माना जा रहा है और इसकी लागत होगी तकरीबन 714 करोड़। पुराना जो सरकारी हेलीकॉप्टर है इसमें कुछ तकनीकी दिक्कत भी थी, खराबी भी थी। इसको बेचने पर भी फैसला हो सकता है। और सीधे आपको लिए चलेंगे भोपाल। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, कैबिनेट की बैठक होनी है, बुधनी में मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा और क्या कुछ खास? अनुराग। बिल्कुल, देखिए आज की बैठक का कई मायनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बुधनी में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की तैयारी है। इसके अलावा जो है वहीं पर एक सरकारी अस्पताल भी बनाया जाएगा। 250 बिस्तर का ये अस्पताल होगा, तो एक बड़ी सौगात आज बुधनी को मिल सकती है। लेकिन इसके अलावा सरकार का जो बेकार हेलीकॉप्टर है उसका खरीदार अब सरकार को मिल गया और उसको बेचने की तैयारी है। हेलीकॉप्टर बेल 370 को बेचकर सरकार जो है अपने खजाने को भरने की कोशिश करेगी। मैसर्स डेक्कन ने इस हेलीकॉप्टर को खरीदने पर अपनी रुचि दिखाई और इसी को से जुड़ा एक प्रस्ताव आज कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा और हेलीकॉप्टर को बेचने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो फिल्म पर्यटन नीति है उसमें भी सरकार बदलाव करने जा रही है। यानी कि अभी तक फिल्म पर्यटन नीति के तहत मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग करने पर फिल्मों को अनुदान दिया जाता था। 5 करोड़ रुपए की राशि दी जाती थी। सरकार अब इस प्रावधान को खत्म करने जा रही है। यानी कि अब किसी भी तरीके के फिल्म निर्माण पर अनुदान सरकार की तरफ से नहीं दिया जाएगा। इससे जुड़ा प्रस्ताव भी आज कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। तो कई अहम प्रस्ताव हैं आज जिन पर शिवराज कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी और उसके बाद उनको हरी झंडी दी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अब खबर मुरैना से। बीजेपी विधायक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में विधायक खुद को शराब का ठेकेदार बताता है। अवैध ठेके की शिकायत लेकर महिलाएं इनके पास पहुंचती हैं। महिलाओं से बातचीत में विधायक बोलते हैं कि कैसे बंद करवा दें ठेका कैसे बंद करवा दें, हम खुद ही शराब ठेकेदार हैं। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। महिला ने मारपीट करेंगी, गिलास दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, घर में बैठा के पिवा रहे हैं। कौन सा नियम है? तुम ठेकेदार कितने के लेते सर आपके? बताओ कितने में ठेका हो सर आपको? कितने लेते सर आपके? कितने को ठेका हो? तो अरे जी तो जोरा में थोड़ी है सांकरा में। नहीं, जोरा में हम तो सांकरा ही कहना। जोरा में बिके, जोरा से मेरे को मतलब नहीं, हमारे गाँव में नहीं बिके। तो ठेके की तो बात ठेके पे जाके पूछो कितनी पर ठेके तो कायदे से पर मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि आप शराब मत बेचिए, आहता मत लगाइए। अब बताओ जी क्या मदद कर सकता हूँ? बंद करवाओ हमसे, हमारे गाँव से। कैसे करना बताओ? कैसे करवाओ तुम? हम तो शराब के ठेकेदार ही हैं। तो तुम शराब बेच ठेकेदार है तो हम का पागल है? तुम मारपीट खाएंगे क्या आएंगे? फिर महिला ने मारपीट करेंगी। गिलास दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, घर में बैठा के पिवा रहे हैं। कौन सा नियम है? तुम ठेकेदार कितने के लेते सर आपके? बताओ कितने में ठेका हो सर आपको? कितने लेते सर आपके? कितने को ठेका हो? तो अरे जी तो जोरा। और अब भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। कई आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। कई जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया अब वो जल निगम के प्रबंध संचालक बनाए गए हैं। लवानिया कौशलेंद्र विक्रम भोपाल के नए कलेक्टर होंगे। तो ये बड़े अपडेट है। प्रशासनिक
सर्जरी को लेकर कई आईएएस इधर से उधर किए गए हैं। और इसी ट्रांसफर से जुड़ा अपडेट इंदौर से भी है। इंदौर में बावड़ी हादसे के बाद नगर निगम की जो कमिश्नर थी प्रतिभा पाल, अब उन्हें रीवा जिले की कमान मिली है और नगर निगम की कमिश्नरी मिली है हर्षिका सिंह को। बावड़ी हादसे के बाद तब्दीलियां की गई हैं इंदौर में भी। हर्षिका सिंह अब निगम कमिश्नरी संभालेंगी और प्रतिभा पाल रीवा जिले की कमान संभालेंगी। पंडोखर सरकार को जान से मारने की धमकी मिली है। एक वीडियो में गुरुशरण महाराज को गोली मारने की धमकी दी गई है। वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। धमकी देने वाले युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी हुई, रिटायरमेंट अधिकारी ग्राम सेवक महेश सेन के द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। यह मुझे ज्ञात नहीं क्यों दी गई, इसके पीछे कारण कौन है, क्या है, इसके पीछे कौन लोगों का हाथ है। गीदड़ धमकी इस प्रकार की अनेकों बार मोबाइल के माध्यम से प्राप्त हो चुकी हैं। क्योंकि मैं सनातन का काम कर रहा हूं, पंडोखर धाम में राम राज्य की स्थापना के लिए, विश्व शांति लोक कल्याण, राम राज्य की स्थापना, धर्म की स्थापना के लिए पंडोखर धाम में कार्य कर रहा है। सनातन धर्म के लिए इस प्रकार की धमकियां, इस प्रकार का सामना यदि करना पड़ रहा है तो करूंगा, चाहे जान क्यों न चली जाए, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। क्योंकि ये राम राज्य के लिए, सनातन धर्म के लिए, देश के लिए अपने धर्म पताका लहराने में पीछे नहीं हटूंगा। और ऐसी गिरद धमकी से हम नहीं डरते। इसके लिए शासन प्रशासन है और शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है ऐसे लोगों को कानूनी कार्रवाई स्वयं अपने स्तर पर जिला प्रशासन कर रहा है। और सामने जानकारी आने पर आप सबको और जानकारी प्राप्त होगी कि इसके पीछे क्या हाथ था, क्या कारण था, क्यों जान से मारने। और आज से बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर पंडित प्रदीप मिश्रा के शिव महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है। अलग अलग जगहों से, अलग राज्यों से श्रद्धालु आने लगे हैं। भक्तों के लिए मल्लापुरा इलाके में पहली पार्किंग बनाई गई है। दूसरी पार्किंग कार्तिक मेला ग्राउंड में बनाई गई है। कथा सुनने आने वाले भक्तों के लिए नाश्ते पानी का इंतजाम है। अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन ने पुलिस जवानों को ड्यूटी पर लगाया है। इसके साथ ही यदि भक्त प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने के साथ साथ महाकाल के दर्शन करना चाहते हैं तो उनके लिए भी 4 धाम मंदिर होते हुए नंदी द्वार और फिर महाकाल लोक से मानसरोवर प्लाजा से एंट्री मिलेगी और सीधे महाकाल मंदिर के प्रांगण में पहुंच जाएंगे। उज्जैन वासियों का ये दायित्व बन जाता है कि आने वाले श्रद्धालुओं को हम अधिक से अधिक सुविधाएं दें और किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारा जो मुरलीपुरा बड़नगर रोड पर के वो स्थान का हमने चयन किया है, जहाँ पर हमारा 12 वर्षों में एक बार सिंहस्थ का आयोजन होता है। तो हमारे पास जगह की कोई कमी नहीं है, तो पर्याप्त हमारे पास स्थान है। हमने तो कल्पना की कि 5 लाख लोग श्रद्धालु प्रतिदिन आएंगे, तो उस हिसाब से सारी व्यवस्था प्रशासन के माध्यम से भी की और आयोजक समिति के द्वारा। इधर हनुमान जयंती के मौके पर छतरपुर के बागेश्वर धाम में 5 और 6 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान मानस सम्मेलन भी आयोजित होगा। संतों और कथावाचकों के बीच रामचरितमानस पर चर्चा होगी। इस बात की जानकारी बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दी है। श्री हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर पावन तीर्थ बागेश्वर धाम में 5 और 6 अप्रैल को बुंदेलखंड के मानस मर्मज्ञों द्वारा, आचार्यों द्वारा, कथा व्यासों द्वारा जो है मानस सम्मेलन रखा गया, जिसमें सनातन की क्या भूमिका रामचरितमानस में है और रामचरितमानस से सनातन की कैसे संरक्षण होगा, इस आधार पर लगभग 20 से 25 व्यास भगवान बागेश्वर धाम पर पहुंचेंगे
और मानस सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। युवाओं में रील्स बनाने का क्रेज इस कदर बढ़ता जा रहा है कि रील्स के चक्कर में अपराध कर बैठे हैं। ऐसा ही मामला सतना से आया है। एक युवक पार्क में कट्टा लहराते हुए रील बना रहा था। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह यह युवक कुछ स्कूली नाबालिग छात्रों के बीच लोडेड कट्टा लहराते हुए रील बना रहा था। जैसे ही ये रील सोशल मीडिया पर वायरल हुई, पुलिस ने संज्ञान लिया, मामला दर्ज किया है और फिलहाल इसकी तलाश की जा रही है। जबलपुर हाईकोर्ट ने सीहोर तहसील के 20 वेयरहाउस संचालकों द्वारा लगाई गई याचिका पर सुनवाई की है। इसमें हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स के उस आदेश पर रोक लगा दी। इसमें वेयर हाउसिंग ने साइलो बैग में सरकारी अनाज का भंडारण करने के लिए प्राथमिकता दी थी। हाईकोर्ट ने याचिका को सुनने के बाद वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स की तरफ से दिए गए आदेश को होल्ड कर दिया, मतलब स्टे लगा दिया है। राज्य सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है, जिसमें साइलो बैग को प्राथमिकता दी गई है। माननीय उच्च न्यायालय ने उस आदेश को रोक लगा दी है और जो 20 वेयर हाउस के मालिक है सोहरा के, जिन्होंने पिटीशन लगाई है, उनके पक्ष में हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर शासन को नोटिस। कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने जबलपुर की टेंशन बढ़ा दी है। रविवार को कोरोना से संक्रमित 4 मरीजों का मिलना कहीं ना कहीं संस्कारधानी के लिए अलार्मिंग साइन के तौर पर देखा जा रहा है। एक महीने की बात कर ली जाए तो कोरोना के 13 संक्रमित यहां मिले। इनमें 6 मरीज स्वस्थ हो गए। फिलहाल 7 मरीज अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने शहरवासियों से अपील की है कि वो कोविड गाइडलाइन का पालन करें। खास बात यह कि आने वाले दिनों में 4 बड़े त्योहार एक साथ आ रहे हैं। ऐसी स्थितियों में कोरोना की रफ्तार कहीं ना कहीं मुसीबत बन सकती है। देखिए, कोविड के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन कुछ बढ़ रही है और एहतियात के लिए तो शासन के वही निर्देश हैं जो पहले कोविड के निर्देश थे कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, हैंड वॉशिंग करना है, मास्क लगाना है। और आपके माध्यम से मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा कि अब कड़ाई से कोविड के नियमों का पालन पुनः शुरू करें। तो ये अलार्मिंग साइन की तरह है। और जबलपुर के लिए तनाव की बात यह भी कि मध्य प्रदेश में पहली बार जब कोरोना की एंट्री हुई तो वो जबलपुर से ही हुई थी। उसके बाद किस कदर कहर इस वायरस ने बरपाया है वो सभी ने देखा। यह भी एक बड़ी वजह है कि गाइडलाइन का पालन करें। त्योहार आने वाले हैं, यह बात सही है कि कोरोना उतना मारक, उतना घातक नहीं है, पर अपनी सुरक्षा अपने हाथ। आने वाले दिनों में 4 बड़े त्योहार आ रहे हैं, लिहाजा कोरोना की रफ्तार को कम करना जरूरी है। चीते अब सिर्फ कूनों में ही नहीं बल्कि कूनों के बाहरी इलाकों में भी रफ्तार भरते नजर आ रहे हैं। कूनो नेशनल पार्क का चीता ओवान पार्क की टीम को, वन विभाग को जमकर छका रहा है। कूनों में अफ्रीकी देशों से आए चीते अब देसी रंग में रंगने लगे हैं। उनकी तेज रफ्तार और ऊंची छलांग के आगे तमाम सरहदें छोटी नजर आने लगी हैं। उनका कुनबा और हौसला दोनों ही बढ़ता जा रहा है। लेकिन कूनों के चीतों में से एक चीता ऐसा है जिसकी चर्चा अब दूर दूर पहुंचने लगी है। जी हां, इसका नाम है ओवान, जो है बिल्कुल तूफान। ओवान सिर्फ कूनो पार्क को ही नहीं बल्कि आसपास के तमाम इलाकों को अपनी रफ्तार से नाप रहा है। वो बार बार कूनो नेशनल पार्क की जद से बाहर निकलने की कोशिश में है। कभी वो खेतों में नजर आता है तो कभी 2 गांवों के बीच बहती नदी में पानी पीता दिखाई देता है। कूनो नेशनल पार्क की टीम ओवान के पीछे दौड़ती फिर रही है।
गनीमत है कि ओवान के गले में कॉलर आईडी है, जिससे उसकी लोकेशन और हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सकती है। रविवार की सुबह चीता ओवान झार बड़ौदा गांव के पास खेतों में पहुंच गया। हालांकि शाम तक वो फिर से जंगल की ओर लौट गया, लेकिन सोमवार को क्वारी नदी पार कर पार्वती बड़ौदा गांव के आसपास नजर आया। ये दोनों गांव कूनो नेशनल पार्क से सटे हैं। चीता टास्क फोर्स के अधिकारियों ने पिछले दिनों ओवान, आशा, फ्रेंडी और एल्टन नाम के चीतों को बाड़े से खुले जंगल में रिलीज किया था। इसके बाद से ये चारों कभी टिकटॉली इलाके में तो कभी मोरावन क्षेत्र में देखे जा रहे हैं। कुनो में चीतों का हौसला और कुनबा दोनों बढ़ रहा है। भारत में दशकों के बाद पहली बार चीते का जन्म भी हुआ। कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आई फीमेल चीता सियाया ने पिछले दिनों 4 शावकों को जन्म दिया था। दीपक दंडोतिया, न्यूज़ 18, श्योपुर। मध्य प्रदेश में परीक्षाओं के बीच लाडली बहना योजना के फॉर्म भरने में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। शिक्षकों की ड्यूटी को लेकर मध्य प्रदेश के शिक्षक संगठनों ने आपत्ति दर्ज कराई है। मध्य प्रदेश में भोपाल जिले को छोड़कर बाकी जिलों में शिक्षकों को लाडली बहना योजना के फॉर्म भरने का टारगेट दिया गया है। एक शिक्षक को 50-50 बहनों के फॉर्म भरवाने का टारगेट दिया गया है। इसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी ने इसे शिक्षण कार्य से जोड़ा है। कांग्रेस ने हमला बोलते हुए कहा कि सरकार स्कूल बंद करा दे और यही काम करवा ले। परीक्षाओं के संचालन के लिए, परीक्षा प्रबंध के लिए जहां जिनकी जैसी ज़रूरत होगी शिक्षा विभाग उसकी वैसी व्यवस्था करेगा। लेकिन लाडली बहना योजना में भी अगर सरकारी बंदोबस्त से बहनों के फॉर्म नामांकन करवाने के लिए व्यवस्था की जाती है तो उसमें आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए, बुराई नहीं होनी चाहिए। हमारी लाखों हजारों महिलाएं ऐसी हैं जिनको मदद की दरकार होती है। जो पूरी पद्धति प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन की बनाई है उसमें अगर कोई सहायता कर देता है तो आसानी से महिलाओं को 1000 रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे। अब इसमें जिनको आपत्ति है, मुझे उस पर आपत्ति है। लाडली बहना की याद क्यों आई? तो हम चुनाव सर पे आ गए। इससे पहले आप कुछ ना कुछ गुमराह करते रहे। मेरा कहना, आप जो कुछ भी देना चाहते हैं दीजिए, करिए, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कम से कम बच्चों के भविष्य का ध्यान तो रखिए। जब परीक्षाएं चल रही हैं, बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक जो देश का भविष्य बनाते हैं उनके साथ इस तरह का ड्यूटी लगा देंगे, उसका मतलब क्या रहेगा? आज भाजपा का कहती है कि शिक्षक का काम फार्म भराना, तो सारे काम छोड़ के स्कूल बंद कर दीजिए और फार्म भराने का काम शुरू कर दीजिए। ग्वालियर के डबरा में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। यहां अर्रू गांव में एक युवक ने एक पालतू डॉग को डंडे से पीट कर मार डाला। डॉग की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि डॉगी का मालिक जितेंद्र डॉग के पीएम के लिए पोस्टमार्टम के लिए भटकता नजर आया। ये मेरा कुत्ता है। कल इसको किसी व्यक्ति ने मारा था। मैंने कल शाम को इनको सूचना दी। इन्हें सवेरे बोला आप ग्वालियर जाइए, इसका ट्रीटमेंट करवाइए। मैंने इसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए सर के डॉक्टर पास गया। ट्रीटमेंट से आने के बाद यहाँ पे दोबारा फिर इनको बता के। और अब रायसेन से बड़ा अपडेट आपको दे दें। बोरवेल से मासूम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। 100 फीट गहरे बोरवेल में मासूम बच्चा गिर गया था। हालांकि 25 फीट के गहराई में ये फंसा हुआ था। 10 साल का आशीष। ग्रामीणों ने खुद पहल की और इस बच्चे को बचाया। रस्सी के सहारे इसे बाहर निकाल लिया गया। चेकअप के लिए इसे अस्पताल भेजा गया। सिलवानी तहसील के भानपुर गांव का यह पूरा मामला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के उद्घाटन के लिए नीता अंबानी को बधाई दी है। पीएम ने देश की कला और संस्कृति को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से अंबानी परिवार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का नेतृत्व करने के लिए नीता अंबानी की तारीफ भी की। आपको बता दें कि 31 मार्च को मुंबई में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर का आगाज हुआ। इस खास मौके पर देश और दुनिया की कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर को उन सुविधाओं और विजन के साथ लॉन्च किया गया जिसमें भारतीय कला और सांस्कृतिक क्षेत्र को एक नई पहचान मिलेगी। संगीत, कला, फैशन, नृत्य और गायन समेत हर विधा को यहां मंच मिलेगा ताकि भारतीय कला को वैश्विक मंच से जोड़ा जा सके। This wonderful
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।